दोस्तों, अपना YouTube चैनल झारखंड उत्कर्ष में आज फिर से एक अगला टॉपिक लेकर के आपके बीच प्रस्तुत हुआ हूं। और उस टॉपिक का नाम है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। क्या नाम है? ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। ठीक है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। इसी को हम लोग कह सकते हैं खड़िया शासन व्यवस्था। इसी को हम लोग कहते हैं खड़िया शासन व्यवस्था। क्या कहते हैं? खड़िया शासन व्यवस्था। अब इस शासन व्यवस्था मतलब इन खड़िया लोगों का समाज स्थिति क्या थी, इनकी शासन पद्धति क्या थी, किस प्रकार से अपने समाज को संचालित करते थे, उन तमाम बातों का जिक्र हम इसमें करेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि खड़िया जो जनजाति है वह प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह से संबंध रखती है। यह जो खड़िया जो है ये झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है। खड़िया जनजाति झारखंड की महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में जानी जाती है। और यह जो जनजाति है किस कैटेगरी में, किस समूह में रखा जाता है या किस समूह से यह संबंध रखते हैं, तो वो है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, इसे भी याद रखने की आवश्यकता है। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से यह इनका संबंध है। किनका? खड़िया जनजाति का। अब खड़िया लोगों का जो भाषा है, खड़िया की जो अपनी भाषा है वो खड़िया ही है। इनकी अगर हम भाषा की बात करें, खड़िया जनजाति की भाषा की बात करें, तो भाषा इनकी जो है वह खड़िया ही है। क्या है? खड़िया। अपनी भाषा इस जनजाति की खड़िया ही है। लेकिन ये खड़िया जो है ये 3 भाषाओं के शब्द इसमें मिले हुए हैं, जैसे मुंडारी, उरांव। इसमें जो खड़िया जो भाषा है, इस भाषा में कुछ भाषाओं का शब्द झलक दिखलाई पड़ता है, वह है मुंडारी, उरांव। ठीक है, मुंडारी जो हम लोग देखे कि मुंडाओं का जो अपनी भाषा था वह मुंडारी था। और हम लोग इस बात को भी देखे उरांव भाषा, और एक आपका जो था आर्य भाषा, आर्य। ठीक है, इन तीनों भाषाओं के कुछ शब्द इस खड़िया भाषाओं में मिलता जुलता है, कुछ शब्द लिए गए हैं इन भाषाओं से। ठीक है, इसे भी जरूरी है याद रखने का। तो आप जान रहे हैं कि खड़िया जनजाति का जो अपनी भाषा है वह खड़िया ही है, और खड़िया जनजाति की समूह से संबंध है रखते हैं तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो खड़िया जनजाति है झारखंड के किस किस क्षेत्र में निवास करते हैं या मिलते हैं या पाए जाते हैं। तो खड़िया जनजाति का अगर क्षेत्र देखा जाए, खड़िया जनजाति का अगर क्षेत्र देखा जाए, इस खड़िया जनजाति का अगर क्षेत्र देखा जाए तो हम देखेंगे गुमला, सिमडेगा क्षेत्र जो हम देखेंगे अधिकांशतः ये 3 जिला झारखंड में, गुमला, एक आपका है सिमडेगा, और एक आपका है रांची। कहां? रांची। ठीक है, रांची। और आप अगर हिंदुस्तान भारत के लेवल पर देखेंगे तो इसका जो विस्तार है इस खड़िया जनजाति का, तो आपको मिलेगा उड़ीसा राज्य में भी मिलेगा, और छत्तीसगढ़ राज्य में भी इस जनजाति को आपको देखने को मिलेगा। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी इसका विस्तार पाया जाता है। कहां पे? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। कहां पे? छत्तीसगढ़। मतलब ये दोनों राज्य प्लस हम लिख दे रहे हैं, इन दोनों राज्यों में भी इस जनजाति का विस्तार पाया जाता है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि झारखंड में जो पाया जाता है इन 3 जिलों में, आप देखें गुमला, सिमडेगा, रांची, इन 3 जिलों में जो सर्वाधिक पाया जाता है वह कहां पाया जाता है? तो सर्वाधिक जो पाया जाता है सिमडेगा में पाया जाता है। सिमडेगा का एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम है बीरू। क्या नाम है? बीरू। तो बीरू क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। ये जो बीरू क्षेत्र है आपका सिमडेगा में, बीरू जो क्षेत्र है किस जिला में? सिमडेगा में। तो बीरू क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाती है। ठीक है, पाया जाता है। तो हम बात कर रहे थे इस खड़िया जनजाति का।
खड़िया जनजाति की बात हम लोग देखे, भाषा देख लिए, उनका उनका विस्तार देख लिए। अब देखते हैं कि खड़िया कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये जनजाति जो है खड़िया के प्रकार क्या है, तो खड़िया के टाइप्स हम लोग देखते हैं। तो खड़िया के अगर हम टाइप्स की बात करें, खड़िया के प्रकार, अगर हम खड़िया के प्रकार देखें तो खड़िया 3 तरह के पाए जाते हैं। पहाड़ी खड़िया, ठीक है, ये खड़िया 3 तरह के पाए जाते हैं। एक आपका पहाड़ी, कौन सा, पहाड़ी खड़िया, ठीक है, पहाड़ी खड़िया को ही हम लोग बोलते हैं सबर खड़िया, या इसी को हम लोग बोल देते हैं सबर खड़िया। ठीक है, पहाड़ी खड़िया, सबर खड़िया। फिर एक आपका आता है दूध खड़िया, कौन सा, दूध खड़िया, दूध खड़िया, दूध खड़िया। और एक तीसरा जो आता है वह ढेलकी खड़िया आता है, ढेलकी खड़िया। नाम थोड़ा सा अजूबा मिलेगा इन जनजातियों का, लेकिन फिर भी याद रखना जरूरी है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहां से एक सवाल, 2 सवाल आपसे, एक सवाल इस शासन व्यवस्था से पूछा जाएगा, एक सवाल। ठीक है, शासन व्यवस्था से, हर एक शासन व्यवस्था से एक एक नंबर आपके एक एक सवाल पूछे जाएंगे। तो खड़िया जनजाति का हम खड़िया का प्रकार देखें, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया। अब इस प्रकार से इसका खड़िया देखें। इनके शासन व्यवस्था में एक नियम था, एक रीति क्या था कि एक गांव में जितने खड़िया लोग निवास करते थे, एक गांव में जितने खड़िया रहते थे, वह एक ही गोत्र का होना चाहिए था। यह कंडीशन था, यह शर्त था खड़िया जनजाति का कि उसके गांव में एक ही गोत्र वाले खड़िया जनजाति निवास करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। यह एक विशेषता थी खड़िया की। ठीक है, खड़िया की विशेषता समझ पा रहे हैं। इनका एक क्या था, इनका था कि एक ही गांव में, एक ही गांव में खड़िया, एक ही गांव में रहने वाले सभी खड़िया एक ही गोत्र के होते थे, एक ही गोत्र के होते थे। ठीक है, मतलब क्या था कि इस शासन व्यवस्था में जिस गांव में खड़िया लोग निवास करते थे, या जिस गांव में अपनी आजीविका संचालन करते थे, उस खड़िया जनजाति एक ही गोत्र के होते थे उस गांव में। ऐसा यह शासन पद्धति था खड़िया जनजाति का। लेकिन ये धीरे धीरे आप देखते हैं कि यह जो गोत्र है, अब इसी में एक क्या होता है, एक शासन पद्धति विकसित होती है। शासन पद्धति क्या विकसित होती है, तो हम शासन पद्धति की अगर बात करें, तो शासन पद्धति की बात करें तो अगर हम इसका गोत्र देखें, अगर गोत्रों की संख्या अगर हम देखें तो 9 गोत्रों की संख्या कितनी है, 9 है। ठीक है, इन खड़िया जनजाति के जो गोत्र हैं, कितने गोत्र हैं, तो 9, कितना, 9। तो ये कौन कौन सा गोत्र है उसे आप देख लें एक बार, क्योंकि गोत्र मिलाने के लिए भी दिया जा सकता है। तो आप देखेंगे डुंगडुंग, क्या, डुंगडुंग, ये गोत्र है, अजीब सा नाम है, डुंगडुंग। कुल्लू, ये देखिएगा डुंगडुंग, बड़ा बढ़िया नाम है, याद हो जाएगा, डुंगडुंग कुल्लू। ये चुल्लू भर पानी नहीं है, ये कुल्लू है, क्या है, कुल्लू, इसको याद रखेंगे, कुल्लू। टेटे, याद हो जाएगा, टेटे, क्या है, टेटे। फिर एक तो बा, ये बा जनजाति है खड़िया की। डुंगडुंग, कुल्लू, टेटे, बा, और आप देखेंगे किरकेट्टा है, क्या नहीं, ये किरकेट्टा, किरकेट्टा। ठीक है, किरकेट्टा। किरकेट्टा के बाद देखेंगे सोरेंग, किंडो, सोरेंग, बहुत भयानक नाम है, ऐसा बहुत भयानक गोत्र है, सोरेंग। ठीक है, क्या है, सोरेंग है ये, सोरेंग। फिर एक आपका किंडो मिलेगा, कौन सा, किंडो, किंडो।
एक आपका मिलेगा इसी में टोपो, ये सारे गोत्र हैं, कौन सा, किंडो, टोपो, और आखिरी के जो है एक है विलुंग, 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 ठीक है, विलुंग। तो ये जो आप देख पा रहे हैं कि 9 गोत्र इस खड़िया जनजाति में प्रचलित थे, ठीक है। ये 9 गोत्र क्या था कि इन 9 गोत्र मिलकर के प्रत्येक गोत्र के जितने थे वह सभी लोग एक प्रशासनीय तंत्र बना दिए। सभी ये गोत्र जो थे 9 गोत्र हैं, ये 9 गोत्र के जो प्रमुख होते थे ये सारे ये 9 मिलकर के एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र का निर्माण करते हैं, और उस क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र को खूंट कहा गया। क्या कहा गया, खूंट। तो हम यहां लिखते हैं ये 9, इसे आप समझेंगे कि इस 9 का बात हम कर रहे हैं। ये 9 मिलकर के क्या एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र का निर्माण करते हैं, क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये 9 क्या करते हैं, क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र का निर्माण करते हैं कि अपना क्षेत्र को संचालन कैसे किया जाएगा, इस तंत्र को, इसी क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र को जो गठन किया गया इन 9 गोत्रों के द्वारा, उसे ही कहा गया खूंट। क्या कहा गया, खूंट। तो इसे आप याद रखेंगे, इक्वल्स हम लिख दे रहे हैं खूंट। क्या कहते हैं इसको, खूंट। इसी क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र को क्या बोलेंगे, खूंट। किस जनजाति के दृष्टिकोण से बोलेंगे, तो खड़िया जनजाति, खड़िया शासन व्यवस्था में उस क्षेत्रीय प्रशासन को बोला जाता था खूंट। क्या बोला जाता था, खूंट। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका जो स्वशासन व्यवस्था की क्या प्रक्रिया थी, स्वशासन व्यवस्था इनकी कैसे संचालन हो रही थी, इसे आप एक बार नोट कर लें, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहां तक आप लिख लिए होंगे। अब इनका जो शासन व्यवस्था की हम बात करते हैं, स्वशासन व्यवस्था में कौन कौन लोग भाग लेते थे, इस व्यवस्था में प्रमुख कौन थे, तो इनकी एक स्वशासन व्यवस्था थी, स्वशासन व्यवस्था, ठीक है। मतलब जो शासन चलाया जा रहा था उस ग्रामीण में, ये आपका कहां, खड़िया के गांवों में या खड़िया के क्षेत्रों में जो शासन पद्धति चलाई जा रही थी, वह पद्धति जो शासन व्यवस्था लाया गया उसको स्वशासन व्यवस्था ही कहेंगे। अब स्वशासन व्यवस्था में कौन कौन महतो रहते थे, इस व्यवस्था में कौन कौन लोग शामिल थे, तो महतो, कौन, महतो, एक था पाहन और एक था करटाहा। क्या था, करटाहा, करटाहा, ठीक है। ये 3 लोग इस खड़िया स्वशासन में, इस खड़िया शासन व्यवस्था में, इन तीनों की बहुत बड़ी भूमिका होती थी शासन को रेगुलेट करने के लिए। तो महतो आमतौर पर उस व्यक्ति को कहा जाता था, आमतौर पर उस व्यक्ति को कहा जाता था जो गांव का प्रमुख व्यक्ति होता था, उसे ही महतो बोला जाता था खड़िया जनजाति में, खड़िया समाज में। हालांकि जो गांव का जो नींव रखता था, जो गांव की स्थापना करता था, उसके लिए ही महतो शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, खड़िया का। तो स्वाभाविक सी बात है कि गांव के प्रमुख को ही क्या बोला जाता था, खड़िया। ये आप खड़िया नहीं, महतो। गांव के प्रमुख को क्या बोला जाता था, ये महतो कहा जाता था। ये गांव के जो प्रमुख होते थे, गांव के प्रमुख को महतो कहा जाता था, ठीक है। गांव के प्रमुख को महतो कहा जाता था। हालांकि ये जो शब्द है महतो, जिन लोगों ने गांव को बसाया था उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि जिन लोगों ने गांव को बसाया था, गांव को बसाया था, उस व्यक्ति के लिए महतो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, महतो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। महतो, तो आप देखेंगे कि महतो समझ में आ गया कि खुटिया शासन व्यवस्था में जो गांव के प्रमुख होते थे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो खड़िया शासन व्यवस्था में, उसी को बोलते हैं महतो। अब पाहन क्या था,
अब ये जो एक बात है, जो महतो होता था, जो महतो का जो पद होता था वह वंशानुगत होता था, ठीक है। इसका चुनाव नहीं होता था जनता के द्वारा, ये आपका खड़िया जनजाति से चुनती नहीं थी, ये वंशानुगत चल रहा था। एक बार इस पद पर कोई व्यक्ति आता था तो वह वंशानुगत हो जाता था। अगर वह कोई राजा ये कोई महतो इस पद पर बैठता था, कोई व्यक्ति इस पद पर बैठता था, अगर मरने के बाद फिर उसका बेटा बनता था, उसके बाद उसका बेटा, उसका अगला बेटा, फिर इस प्रकार से इस महतो का जो पद था संचालित होता चला जा रहा था, नियमित होता चला जा रहा था। लेकिन यह जो याद रखिएगा कि महतो जो पद है ये वंशानुगत है, ये महतो जो पद था ये वंशानुगत था, इसका चुनाव नहीं होता था, वंशानुगत था, ठीक है, वंशानुगत। अब हम लोग बात करते हैं पाहन। पाहन जो है, पाहन को भी हम लोग कहते हैं कालो। गांव में जो पूजा अर्चना जो होती है, जो गांव में जो पूजा पाठ जो कराया जाता था वह पाहन के द्वारा कराया जाता था, पाहन के द्वारा संपादित किया जाता था इन कार्यों को। जैसे आप देखेंगे जो कर्मा पूजा होता है, फागु पूजा होता है, नई फसल जो बोया जाता है, नई फसल जो पूजा होता है, ये सारा का सारा जिम्मेवारी होता था किस पर? पाहन पर, ठीक है। तो पाहन को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? कालो। पाहन का ही दूसरा नाम हम लोग कहेंगे, पाहन को ही हम लोग कहते हैं कालो। पाहन को हम क्या बोलते हैं? कालो। और पाहन कौन होता था? पाहन जो होता था वो गांव में पूजा पाठ को संपादित करता था, मतलब जो धार्मिक से संबंधित था ये पाहन का काम होता था। जैसे आप अभी देखेंगे कि ये जो खड़िया जनजाति में जो पाहन लोगों का है, आप वहां देखेंगे कि ये जो कर्मा पूजा में विशेष महत्व होता है किसका? पाहन का। कर्मा पूजा एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो कर्मा पूजा में देखिएगा पाहन को बुलाया जाता है विशेष करके। फिर फागु पूजा, ये पूजा भी फागुन जो महीना है फागु पूजा बोला जाता है। तो ये जो फागु पूजा है, फिर आप देखेंगे कि नई फसल पूजा, अगर नया अगर सेशंस आता है, नया ये जो आपका मौसम जो बदलाव होता है, ऋतु जो आता है, तो उसको नई फसल के रूप में इसकी पूजा पाठ या पूजा अर्चना इसका संपादित किया जाता था ये पाहन के द्वारा, ठीक है। ये पाहन समझ गए। ये स्वशासन व्यवस्था में कितने लोग आप देख पा रहे हैं कि महतो, पाहन और करताहा का बहुत बड़ी भूमिका होती थी। अब यहाँ एक बात हम कहते हैं, लेकिन एक बात, यह भी जो पाहन जो पद था यह भी वंशानुगत था, ठीक है। हालांकि इसको हटाया जा सकता था जनता के द्वारा, अगर ये अपने दायित्व पर, अपने जिम्मेवारी पर अगर खरा नहीं उतर पाते थे तो इसे खड़िया जनजाति द्वारा इसे हटाया जा सकता था। वंशानुगत तो था लेकिन इसे हटाए जाने की जो अधिकार था वह खड़िया जनजाति के पास था, ठीक है। तो यह भी वंशानुगत था, इसे भी याद रखने की आवश्यकता है कि यह जो पाहन जो पद था यह वंशानुगत पद था, वंशानुगत, ठीक है, वंशानुगत पद था। लेकिन इसको हम लोग हटा सकते हैं, खड़िया जनजाति के लोग इसे हटाने की ताकत रखते हैं। लेकिन यहां एक पद जो आप देख रहे हैं करताहा जो था ये खड़िया जनजाति के द्वारा चुना जाता था। यही एक व्यक्ति था, यही एक वह विशेष महत्व के व्यक्ति थे जिसे इसको चुना जाता था, खड़िया जनजाति के द्वारा चुना जाता था। ये करताहा कौन होते थे? तो करताहा जो होते थे ये गांव का नेता होता था, ठीक है, गांव का नेता और संचालक होता था। करताहा जो था वह गांव का नेता और संचालक होता था, संचालक। ये जिम्मेवारी इस करताहा को दिया गया। अब इस करताहा को बहुत सर्वसम्मति से लोगों द्वारा चुना जाता था खड़िया जनजाति के द्वारा। एक बहुत बड़ा करताहा पद था। क्यों? क्योंकि ये विशेष पद था, क्योंकि गांव को चलाने का जिम्मेदारी था। अगर कोई गांव में कोई ये आपका मुसीबत आता था, कोई समस्या आता था, कोई विवाद होता था, वैसी परिस्थिति में इसकी भूमिका बढ़ जाती थी। किसकी? करताहा का। तो आप इसे, अब करताहा का अगर हम बात करें, इसका जो कार्य है, ये कार्य इनका क्या क्या है? अगर हम कार्य इसका देखें तो इनकी कार्य हम अगर देखने का बात करें, बैठक भी बुलाते थे यही, ठीक है। गांव में क्या करते थे? बैठक बुलाना,
बैठक बुलाना, ठीक है, बैठक बुलाना। अगर किसी भी परिस्थिति में अगर बैठक की आवश्यकता होती है, लोगों को बुलाने की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां क्या होता है, ये इसके माध्यम से लोगों को बुला करके बैठकी किया जाता था। अब क्या होता है, ये गांव को परामर्श देते थे, गांव को परामर्श देना अगर क्या सही है क्या गलत है, यह निर्णय भी ये करताहा देते थे खड़िया जनजाति के लोगों को, इनके द्वारा दिया जाता था गांव को परामर्श, ठीक है, गांव को परामर्श दिया जाता। और एक बात है, मुसीबतों का निपटारा करना, ये कॉमन चीज है सारे जातीय व्यवस्था में। जितने भी हम लोग व्यवस्था देखे, कहीं ना कहीं ये कॉमन कार्य तो था, लेकिन पद थोड़ा सा अंतर हो जाता था, ठीक है। लेकिन ये खड़िया जनजाति में हम लोग देख रहे हैं, करताहा का ये जिम्मेदारी है बैठक को बुलाना, गांव को परामर्श देना, मुसीबत का निपटारा करना, कोई भी समस्या होता है विवाद की स्थिति में, वह करताहा ही उसको क्या करेंगे, निपटाएंगे। लेकिन एक बात है, ये तो वंशानुगत तो था नहीं, यहां बाकी बात, ये दोनों पद क्या था, वंशानुगत था, और करताहा क्या है, खड़िया द्वारा चुना जाता था। लेकिन हालांकि क्या होता था कि इसको भी हटाने की ताकत खड़िया जनजाति के पास होती थी। अगर ये करताहा अपनी जिम्मेवारी पर खरा नहीं उतरता था, अपने आदेशों का, अगर ये अपना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता था, करताहा का जो जिम्मेदारी दी गई थी, अगर इसके अंदर अवगुण भर जाता था, अगर अपने कार्यों से अलग कार्य करना प्रारंभ करता था, तो वैसी परिस्थिति में इसे करताहा को भी क्या करता था, पदमुक्त कर दिया जाता था, पद से हटा दिया जाता था। लेकिन एक बड़ी खासियत क्या था, इसे चुना जाता था, इसे याद रखेंगे, चुना जाता था, हम चुना लिख दे रहे हैं, खड़िया द्वारा चुना जाना, ठीक है, चुना जाता था। अब एक बात था कि करताहा जो था अवैतनिक था। अवैतनिक कहने का मतलब क्या था कि ये जो था बिना वेतन के, बिना लालच के ये अपने पद को संचालन करते थे, यह वैतनिक था। ये करताहा उसी व्यक्ति को बनाया जाता था जो अपने गांव के, अपने धर्म के रीति नीति को बहुत बेहतर ढंग से समझता हो, जानता हो, उसी व्यक्ति को करताहा पद पर नियुक्त किया जाता था, बैठाया जाता था, जो अपने गांव के बारे में, जो अपने गांव के नियमों के बारे में, जो अपने गांव के रीति और नीति को बेहद अच्छी तरह के जिसको समझ हो, उसी व्यक्ति को, उसी पढ़े लिखे लोगों को इस करताहा में क्या करता था, करताहा को ये करताहा का पद दिया जाता था। करताहा का पद क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये गांव का नेता भी माना जाता था और संचालक गांव को रेगुलेट भी करते थे, कौन, करताहा, तो इसकी जिम्मेदारी भी बढ़ती थी। और ये अवैतनिक था। अवैतनिक का मतलब इसे वेतन नहीं मिलता था, अवैतनिक, ठीक है, इसको कोई भी वेतन नहीं दिया जाता था। अगर किसी भी व्यक्ति को, अगर किसी समाज को अशुद्ध घोषित कर दिया जाता था खड़िया जनजाति के द्वारा, इसको समझने की आवश्यकता है, अगर किसी खड़िया जनजाति के द्वारा किसी समाज के परिवार को अशुद्ध घोषित कर दिया जाता था, तो उसे शुद्ध करने की जो परंपरा है, रीति रिवाज था, वो करताहा के माध्यम से किया जाता था। शुद्ध जो किया जाता था वह करताहा के द्वारा ही किया जाता था। जो किसी समाज को अगर अशुद्ध घोषित कर दिया जाता था, उस समाज के लोगों को शुद्ध करने का जो काम था, कार्य था, वह था करताहा का। किसको, करताहा का। तो ये जो करताहा की जिम्मेदारी थी कहीं ना कहीं बढ़ जाती थी। अब यहां हम देखेंगे, अब इस प्रकार से हम लोग ये तीनों पद स्वशासन व्यवस्था की हम लोग देखने का प्रयास किए, और ये हम लोग पूरा का पूरा ये हम लोग शासन व्यवस्था को देखें। अब हम ये तीनों में डिफरेंस समझिएगा। आपका जेपीएससी पीटी में क्या दे सकता है, ये सीधे सीधे सवाल नहीं उठाएगा साथियों। यहां से सवाल क्या उठेगा कि खड़िया शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सा गलत है, ठीक है। आपको तीन को सही दे देगा कि महतों पद वंशानुगत था, महतों का पद वंशानुगत था, पाहन का पद वंशानुगत था, करताहा का वंशानुगत था, और फाइनली देगा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन गलत है, ये गलत आपको चूज करना है। तो ये वंशानुगत था, कहने का मतलब है कि ये महतों को भी देखे कि वंशानुगत है, ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है। आपका एग्जामिनर जो है पाहन के बारे में भी जिक्र किया कि वंशानुगत था पाहन का पद, बिल्कुल सही है। लेकिन करताहा जो था वंशानुगत नहीं था, जो यही आपका गलत होगा आंसर,
ठीक है, आपका उत्तर यही होगा। तो इस प्रकार से आपका सवाल दिया जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि करताहा जो था गांव का नेता था कि संचालक था, ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब ये आप यहां तक आप देख लिए, हम उम्मीद करते हैं कि इस बात को बहुत अच्छी तरह से आप समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं कि ये झगड़ों का जो निपटारा होता है। अब यहां मान लीजिए किसी भी शासन व्यवस्था में तो झगड़ा तो होता ही है एक दूसरे से। तो अब झगड़ा का जो निपटारा करने की जिम्मेदारी आप देखेंगे, झगड़ा का निपटारा इस समाज में जो होता था, झगड़ा का निपटारा जो होता था, ये झगड़ा का निपटारा में अगर होता था तो 3 लोग आते थे। 3 लोग कौन कौन आते थे? तो आप देखेंगे महतो आते थे, पाहन साहब आते थे और एक बुजुर्ग व्यक्ति आते थे गांव के जो होते थे। ठीक है, कौन कौन आते थे? यहां हम देख पा रहे हैं महतो का आना, महतो, पाहन, ये तीनों मिलकर के, और एक बुजुर्ग, जो बुजुर्ग व्यक्ति होते थे, जो आपके उस गांव के खड़िया समाज के जो बुजुर्ग होते थे, उसी बड़े बुजुर्ग। ठीक है, ये जो है बुजुर्ग लिख देते हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति होते थे, बड़े बुजुर्ग जो होते थे, जो सीनियर्स थे, जो कुछ ना उनको एक बहुत लंबे दिनों का एक अनुभव रहा हो, वैसे लोगों को इस पद पर बुलाया, झगड़ा के निपटारा के लिए बुलाया जाता था। लेकिन ये जो बैठक होता था, उस बैठक में महतों को भाग लेना अनिवार्य होता था। क्यों? क्योंकि महतो जो होता था गांव का प्रमुख होता था, गांव का क्या होता था? प्रमुख होता था। इसीलिए महतों को इस झगड़ा के निपटारा में, इस बैठकी में इसको आना, झगड़ा के बैठकी में इसको शामिल होना क्या था? उपस्थिति अनिवार्य थी, इसकी उपस्थिति अनिवार्य थी। यहां तक क्लियर है? उपस्थिति क्या थी? अनिवार्य थी, अनिवार्य। लेकिन ये झगड़ों का निपटारा महतो, पाहन, बुजुर्ग तो करते थे, लेकिन दंड का जो निर्णय होता था, जो दंड का निर्णय जो होता था, जो दंड देने का काम करते थे, वो सभी लोगों के सर्वसम्मति से होता था, किसी एक पर्सनल व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता था। तो जो दंडित किया जाता था वह सर्वसम्मति से किया जाता था। ठीक है, दंडित जो किया जाता था वह इन सर्वसम्मति के लोगों से, सर्वसम्मति से होता था, सर्वसम्मति से होता था, सर्वसम्मति से। ठीक है, दंडित सर्वसम्मति से किया जाता था। अब ये झगड़ा का निपटारा इस समाज में देखिए, महतों का बहुत बड़ी भूमिका, उसको उपस्थिति अनिवार्य होता है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई गांव के जो प्रमुख होते हैं, अभी भी हम लोग गांव के प्रमुख को हम लोग अपने यहाँ बुलाते हैं, अभी भी हम लोग किसी भी अगर कोई विवाद होता है, वैसी परिस्थिति में गांव के प्रमुख को हम लोग बुलाते हैं और उस समस्या का समाधान करते हैं। और उसी समय, ये जो समय था, ये जो सारा सिस्टम है, कहीं ना कहीं हम लोग बहुत पहले से यह चलता आ रहा, प्राचीन काल से चलता आ रहा है ऐसी व्यवस्था। तो अभी भी हम लोग प्राचीन काल की कुछ व्यवस्थाएं हमारे यहाँ प्रासंगिक है, लेकिन हालांकि क्या है कि सरकारी स्तर पर यही काम हो रहा है, सरकारी प्रशासन, मतलब ठीक है, हम लोग सरकारी पंचायत है, पहले भी चलता था पंचायत, लेकिन अभी हम लोग के यहाँ बदला गया है, किस रूप में? सरकारी पंचायत के रूप में। अब यहां बात करते हैं कि ये सर्वसम्मति से, अब ये झगड़ा का निपटारा हम लोग देखें, लेकिन इसी में क्या होता था कि ये जो महतों का जो कार्य होता था, जमीन से जो विवाद संबंधी होता था, उसी संबंधी विवादों को क्या करते थे? महतो निपटारा करते थे। ये कौन? सॉरी, पाहन निपटारा करते थे। पाहन का अगर हम कार्य देखें, इसका कार्य, तो एक कार्य बहुत है, एक कार्य इसका प्रमुख क्या था? जमीन संबंधी विवाद, जमीन संबंधी क्या है? विवाद। ठीक है, ये कार्य आपका पाहन का नहीं है, ये महतों का है, इसे महतों का ही है, ये कार्य महतों का। छोटा छोटा होने के बाद थोड़ा सा यहां समस्या हो जाता है। ये जो है महतों का जो कार्य है वह था जमीन संबंधी विवादों का निपटारा करना, विवादों का निपटारा। ठीक है, निपटारा करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आप लोग समझना, आप लोगों को समझने में। ये जो है कार्य संबंधी विवादों का निपटारा करने में महतों की एक बड़ी भूमिका होती थी। झगड़ा को निपटारा ये 3 लोग करते थे, बड़े बुजुर्ग होते थे गांव के, उनको शामिल किया जाता था, और दंडित सर्वसम्मति से, सार्वजनिक तौर पर सभी लोगों की सहमति से किया जाता था। यहां तक क्लियर आप लोग? अब यहां बात करते हैं कि कुछ ना कुछ इस समाज में अपराध होती थी, हर एक समाज में कुछ ना कुछ घटनाएं होती है अपराध की। तो उस समय भी
क्या होता था, अपराध होता था, वह अपराध जो होता था यौन संबंध का बहुत ज्यादा अपराध होता था। तो उसी यौन संबंध पर प्रतिबंध इस समाज में था। यह बहुत बड़ी खास बात यहां था कि यौन संबंध प्रतिबंध था, यौन संबंध उस समाज में प्रतिबंध था। खास करके ये यौन संबंध प्रतिबंध उन लोगों के लिए था जो लड़का लड़की था, नवयुवक और नव युवतियों के लिए यह प्रतिबंध था। लड़का लड़की के लिए हम लिख दे रहे हैं, लड़का और लड़कियों के लिए, ठीक है। यह जो था इन दोनों के लिए यह एकदम बिल्कुल निषेध था, प्रतिबंध था, ठीक है। अगर ऐसा कोई घटना, अगर ऐसा कोई लड़का या लड़की अंजाम देता था तो उसके लिए बहुत उसे दंडित किया जाता था। इन्हीं समाजों की जो समाज का सबसे विशेष अपराध माना जाता था ये घटना, इसी घटना को, ठीक है। तो यौन संबंध पर प्रतिबंध था। अब हम लोग यहां देखें, अब जैसे जैसे क्या होता है कि इस प्रकार से समाज तो हमारा डेवलप हो गया, इसे अपराधी की श्रेणी में इसको रखा जाता है, यौन संबंध को, इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं, ये अपराधी की श्रेणी में इसे रखा जाता था। अब क्या होता है कि इसी ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में एक समिति का गठन करता है। इन लोग अब धीरे धीरे इन लोग परिपक्व हो रहा था, मैच्योर हो रहा था, धीरे धीरे कुछ ना कुछ इसके अंदर अपनी समाज को संचालन करने के लिए, अपनी कार्यों को मांग करने के लिए या अपनी समस्याओं को निपटारा करने के लिए एक समिति का गठन करते हैं। उस समिति का गठन होता है 1934-35 में, 1934-35 में। इसे हम साफ करते हैं, उसके बाद फिर हम अगला बताते हैं। यहां तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे की बातचीत हम देखते हैं। अब एक बात हम यहां देख रहे हैं, इसी ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। अब ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में अगर हम बात करें तो यहां हम देखेंगे एक चीज कि 1934-35 ईस्वी में अखिल भारतीय, ठीक है, 1934-35 ईस्वी में अखिल भारतीय समिति, अखिल भारतीय महासभा का गठन किया जाता है। अखिल भारतीय महासभा का गठन किया जाता है। 1934-35 में क्या होता है, इन जनजातियों के द्वारा, इन खड़िया जनजातियों के द्वारा एक महासभा का गठन होता है अखिल भारतीय पर। पूरे अपना जो क्षेत्र था उस पूरे भारत, अभी तो भारत के क्षेत्र में हम लोग अखिल शब्द करते थे, उस वक्त तो अखिल पूरा भारत के क्षेत्र में नहीं होता था, किसी विशेष क्षेत्र में ही होता था। इसलिए अखिल भारतीय महासभा का गठन किया था। कौन? ये खड़िया जनजाति। ये जो अखिल भारतीय महासभा का जब गठन किया, इसी महासभा जो हुआ गठन, इसी महासभा का जो बोलते हैं अखिल भारतीय महासभा जो गठन किया गया, इसी को बोलते हैं ढोकलो। क्या बोलते हैं? ढोकलो। ढोकलो क्लियर है आप लोग? ढोकलो जो 1934-35 में जो अखिल भारतीय महासभा का जो गठन किया गया था, उसी का नाम था ढोकलो। उसी को हम लोग कह देते हैं ढोकलो महासभा समिति या ढोकलो महासमिति, इसी को बोल देते हैं। तो ये ढोकलो सभा क्या था? अब ये जो सभा का गठन किया गया था, तो ये क्यों किया गया था? आखिर इसका क्या कारण था? तो क्यों करने का जो रीजन था इसका, अगर इसका देखें रीजन, हम क्यों किया ये गठन, तो इसका अगर हम रीजन देखें तो इसका देखेंगे निकल करके आएगा रीजन। तो अपनी रीजन हम लोग देखेंगे कि अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी मांगों को, ठीक है, अपने समाज को डेवलप करने के लिए ये महासभा का गठन किया गया। ठीक है, महासभा का गठन किया गया था सशक्त बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, अपने समाज को क्या करने के लिए? सशक्त बनाने के लिए किया गया था। और समाज को संगठित करने के लिए बनाया गया था। समाज को संगठित करने के लिए एक महासभा की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने समाज को संगठित करने का इसी महासभा के माध्यम से करने का प्रयास किया। और हम लोग देखेंगे समस्याओं के समाधान करने का भी प्रयास किया गया। समस्याओं का समाधान, ठीक है, समस्याओं का समाधान भी ये इसी सभा समिति के द्वारा किया जाता था। तो यहां हम ढोकलो देखें, लेकिन ये जो 6 जेपीएससी में एक सवाल पूछा था इसी ढोकलो
महासभा समिति से, ठीक है, कि निम्न में से कौन सा गलत है। ढोकलो महासमिति, एक बात हम यहाँ बताते हैं कि ढोकलो महासमिति जो था वो क्या किया था, जातीय प्रथा का समर्थन किया था। ये जो था ढोकलो महासमिति, ये किसका किसका समर्थन किया था, तो ये जो ढोकलो महासभा समिति था तो जातीय प्रथा का समर्थन किया था, ठीक है, जातीय प्रथा का समर्थन, ठीक है, जातीय प्रथा का समर्थन किया था। और क्या था, और क्या किया था कि पंचायती राज व्यवस्था का यह विरोध किया था। दूसरी बात, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया था, विरोध किया। इसको बहुत ही याद रखने की आवश्यकता है, ये 6th जेपीएससी में पूछा गया सवाल है आपका, यहां से पूछा गया था जेपीएससी पीटी में, ठीक है। और ये तीसरा जो इसका था वह मुंडा मान की व्यवस्था को अपनाया था। यह व्यवस्था मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार किया, व्यवस्था को स्वीकार किया, स्वीकारा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो अखिल भारतीय महासभा जो था उस वक्त 1934-35 में पंचायती राज व्यवस्था का घोर विरोध किया था। ये समर्थन नहीं किया था, जातीय व्यवस्था का ये समर्थन करते थे, लेकिन पंचायती व्यवस्था हमारे यहाँ लागू हो ये इनको बिल्कुल नहीं पसंद था, ठीक है। तो इसलिए जेपीएससी ने पूछ लिया यहां से सवाल, पूछा क्या था कि ढोकलो अखिल ढोकलो महासमिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ये तीनों ऑप्शन दे दिया था, जातीय प्रथा का समर्थन किया था, पंचायती राज का विरोध किया था, ठीक है, ये आप देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया था, मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकारा था, ठीक है। तो इसमें देखा था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो यहां देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था का वह विरोध किया था बल्कि वह सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पंचायती राज व्यवस्था को यहाँ एकदम ये बात आप क्लियर रखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था का ये विरोध किया था, समर्थन नहीं किया था। तो इस बात को यहाँ भी आपको याद रखने की आवश्यकता है क्योंकि यहां से सवाल 6th जेपीएससी में पूछा गया है, ठीक है, ये 6th जेपीएससी का सवाल है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि ये जो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में, अब यहाँ जो इस ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में जो राजा होता था, अब जो राजा होता था, अब यहाँ देखेंगे कि धीरे धीरे ये राजा जो होता था खड़िया का राजा ढोकलो सोहर होता था। जो इस राजा होता था खड़िया का राजा कौन होता था, तो खड़िया का राजा ढोकलो सोहर होता था। कौन, ढोकलो सोहर होता था, ठीक है। खड़िया का राजा कौन होता था, तो ढोकलो सोहर होता था। तो ये जो खड़िया का राजा ढोकलो सोहर था, इसका क्या क्या, इसका जो ढोकलो कहलाता था, ढोकलो सोहर कहलाता था, खड़िया का राजा क्या कहलाता था, ढोकलो सोहर। इसका सहायक, इस राजा का सहायक भी होता था, इस ढोकलो सोहर का कोई सहायक भी होता था। तो सहायक जो होता था आप देखेंगे, सहायक सेक्रेटरी जो होता था, सेक्रेटरी मतलब जो सचिव, सेक्रेटरी सेक्रेटरी, ठीक है। ये जो सेक्रेटरी जो होता था उस वक्त के जमाने में जो सेक्रेटरी होता था वह था लिखाकर। कौन, लिखाकर, ठीक है, लिखाकर। सेक्रेटरी कौन होता था, लिखाकर, लिखाकर, ठीक है। ये जो सेक्रेटरी होता था वह था लिखाकर, ठीक है। ये जो था सचिव होता था, ये जो रिपोर्ट को तैयार करता था, रिपोर्ट को बनाता था, ये लिखाकर का काम था। लिखाकर, इसको याद रखें, बढ़िया से लिख दे रहे हैं, लिखाकर, ये टर्मोलॉजी है, लिखाकर ये टर्मोलॉजी है, इसको याद रखना है। सेक्रेटरी, और इसका एक खजांची होता था, खजांची, खजांची, ठीक है। जो खजांची होता था तिंजोकड़ होता था, उसको खड़िया में क्या बोलते थे, तिंजोकड़, तिंजोकड़, ठीक है, तिंजोकड़।
सेक्रेटरी का काम था लेखा जोखा करना, ये आपका, ठीक है। क्या करता, रिपोर्ट को तैयार करने की जिम्मेदारी इसको थी, रिपोर्ट को तैयार करता था सेक्रेटरी, क्या करता था, रिपोर्ट की तैयार करता था, रिपोर्ट को तैयार करने की जिम्मेवारी, ठीक है। और तीसरा क्या था, खजांची। खजांची जो था वो अब था फंड का हिसाब किताब रखने वाला व्यक्ति था, जो फंड आता था पैसा कौड़ी का, फंड का हिसाब किताब रखने वाला, हिसाब किताब करता था। एक यहां जो था आपका, एक आपका है सलाहकार, इसी व्यवस्था में एक सलाहकार है, उस सलाहकार कौन रहता था, सलाहकार। तो सलाहकार हम देखेंगे कि सलाहकार जो था वह था देवान, क्या था, देवान। खड़िया में सलाहकार को देवान बोला जाता था, देवान ना है देवान। तो ढोकलो राजा, खड़िया का राजा क्या कहलाता था, ढोकलो सोहर कहलाता था। और इस राजा को क्या होता था, ये 3 सहायक के रूप में, इनके सहयोगी के रूप में कार्य करते थे, क्या करते थे, कार्य करते थे। जो ढोकलो का सभापति होता था, ये ढोकलो सोहर क्या होता था, यह जो राजा होता था ढोकलो सोहर का सभापति, ढोकलो का सभापति होता था। ये जो राजा था ये ढोकलो का सभापति होता था, ढोकलो का सभापति भी होता था, ठीक है। मतलब खड़िया का जो राजा जिसे नियुक्त किया गया उसको बोलते थे ढोकलो सोहर, और यही ढोकलो सोहर ढोकलो का सभापति भी थे, वहां की सभापति भी इसी को माना जाता था, ढोकलो सोहर को। अब ये जो ढोकलो सोहर का जो कार्यकाल है ये 3 वर्षों के लिए चुना जाता था। तो ढोकलो सोहर का अगर कार्यकाल देखें, ये ढोकलो सोहर का कार्यकाल देखें तो ये 3 वर्ष का होता था कार्यकाल, 3 वर्ष, 3 वर्षों के लिए होता था। मतलब 3 वर्षों के लिए चुना जाता था ये खड़िया द्वारा, खड़िया जनजातियों के द्वारा ढोकलो सोहर 3 वर्षों के लिए चुना जाता था, ठीक है, ढोकलो सोहर। अब ये जो ढोकलो सोहर को 3 वर्षों के लिए चुना जाता था, लेकिन एक बात यहां क्या थी कि यह जो 3 वर्षों के लिए जो चुना जाता था तो इसकी जिम्मेदारी क्या थी, तो एक गांव, इसका जो जिम्मेदारी थी या एक गांव या एक गोत्र की समस्या का निदान करना। हार्डली इसका जो 3 वर्षों में जो काम होता था, ढोकलो सोहर का जो कार्य होता था, एक गांव को संचालन करना, एक गांव की समस्या का निपटारा करना, या एक गोत्र का समस्या का निपटारा करना, इस ढोकलो सोहर का काम था, कार्य था, ठीक है। तो इसका ढोकलो सोहर का कार्यकाल कितना, 3 वर्षों के लिए, कार्यकाल कितना, 3 वर्षों के लिए। और प्रत्येक करटाहा जो होता था, प्रत्येक गांव का करटाहा, प्रत्येक गांव का जो करटाहा होता था, करटाहा हमने बताया ना, जो गांव का क्या होते थे, नेता होता था करटाहा। तो जो प्रत्येक गांव का जो, इसी में हम लिख दे रहे हैं, प्रत्येक गांव का जो करटाहा, प्रत्येक गांव का जो करटाहा होता है, करटाहा, प्रत्येक करटाहा मतलब प्रत्येक गांव का करटाहा जो होता है वह क्या होता है कि कोई भी उसके गांव में अगर घटना होती थी तो सबसे पहले जो सूचना जाती थी, वह सूचना जो देता था करटाहा, वह ढोकलो सोहर को देता था। किसको देता था, ढोकलो सोहर को देता था। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रत्येक करटाहा घटना की सूचना पहले किसको देते थे, ढोकलो सोहर। तो प्रत्येक करटाहा घटना की सूचना किसे देते थे, ढोकलो सोहर। इसका कार्यकाल कितना था, 3 वर्ष। कितना, 3 वर्ष। 3 वर्ष हालांकि इसका था, लेकिन इसका कार्य क्या था, एक गांव या एक गोत्र की समस्याओं का निदान करना इस ढोकला सोहर के राजा के काम था, ठीक है। अब यहां हम बात कर रहे हैं कि साल में एक बैठकी होता था इन लोग का, साल में एक बार बैठक होता था, और उस बैठक में महानुभव लोग बैठते थे जो अधिकारी थे। तो एक वर्ष में क्या होता है, साल में एक बार बैठक होता था, केवल एक बार, वर्ष में एक बार बैठक जो होता था, एक बार जो बैठक होता था, इसमें कौन कौन लोग भाग लेते थे, तो महतो, पाहन, करठा, ठीक है। इसमें जो भाग लेते थे तो महतो, पाहन और करटाहा, कौन, ये तीनों भाग। यह जो बैठक था यह एक वर्षीय बैठक होता था इन तीनों व्यक्तियों का, इन तीनों व्यक्तियों का
एक ही बैठक होता था। कहाँ? यह बैठक जो होता था ढोकलों में होता था। कहाँ पे होता था? ढोकलों में। यह जो बैठक होता था वह कहाँ होता था? ढोकलों में होता था। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण करता है, हम लोग देखें कि वर्ष में एक बार बैठक ही होता था। इस प्रकार से हम लोग इसकी शासन व्यवस्था को देखने का प्रयास किया और ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था से यहां से आपका एक सवाल पूछा जाएगा और इसे भी याद रखने की आवश्यकता है। और खास करके यहाँ जो 6 जेपीएससी में सवाल पूछा गया था पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सवाल था, तो आप इसे भी याद रखेंगे। और इस प्रकार हम लोग पूरा एक सिस्टमिक तरीके से हम लोग देखें, ये इस प्रकार से पूरा सिस्टम को हम लोग देखने का प्रयास किए। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है हम लोग कहीं ना कहीं यह जो व्यवस्था है खड़िया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था थी उस समय के लिए। और आप देख पा रहे हैं कि वहां पे चुनाव भी होता था। ये चुनाव होने की व्यवस्था भी शुरू हो चुकी थी खड़िया जनजाति में। ठीक है, लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, हमारे जितने भी मित्र देख रहे हैं इस वीडियो को पहली बार, वो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन आप देखेंगे कि जो बेल आइकन है आप उसको प्रेस कर लें, ताकि जो भी आपका इस जो सिलेबस से आपका जो क्लासेस जाएगा सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा इस नोटिफिकेशन के जरिए। इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने साथियों को भी इसे शेयर करें। और इसी तरह से हम ये जीएस पेपर 2 का सारा सिलेबस के हिसाब से आपके बीच में प्रस्तुत करता रहूंगा, लेकिन आपका प्यार हमेशा बना रहे। धन्यवाद।